नमस्कार सभी किसान साथियों को। हम मौजूद हैं डॉक्टर हरिओम के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पर। डॉक्टर साहब, आज आपसे हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो मंडूसी के कंट्रोल के ऊपर। तो किस तरीके से हम प्राकृतिक कृषि के अंदर इस चीज़ को नॉन केमिकल तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा प्लीज़ इसके बारे में हमें बताएं। नमस्कार किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मंडूसी गेहूं में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समझो कि इतनी बढ़ जाती है कई बार कि ये लगने लग जाता है कि व्हीट की प्रोडक्शन को एक थ्रेट लगने लग जाता है और ये इसको प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी। तो इसमें ये धान गेहूं फसल चक्कर में आती है, किसी दूसरे फसल चक्कर की समस्या नहीं है ये। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए धान जिम्मेदार है। धान का जो प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, वो जिम्मेदार है इसके लिए। गेहूं में तो वो रिजल्ट के तौर पे आती है, क्योंकि जो मंडूसी का बीज है वो पकाई के बाद ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद धान की फसल आती है। धान की फसल ऐसा प्रबंधन उसको देती है कि उसके फेवरेबल होता है वो, और उसको ज़िंदा रखता है पूरे सीजन तक। और अगले सीजन में वो रिजल्ट बन के गेहूँ में अपीयर हो जाती है और गेहूँ में नुकसान करती है। और इसके लिए आप देखते हैं कि बार बार किसानों की एक समस्या आ रही है कि दवाइयों से भी मरनी बंद हो गई है मंडूसी। इसके लिए हर 4-5 साल में एक केमिकल, 2 केमिकल हर्बिसाइड के तौर पे रिलीज़ कर दिया जाता है कंपनीज के द्वारा। उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद इसके अंदर फिर मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ये मरना बंद हो जाती है। तो कंटिन्यूसली एक थ्रेट बना हुआ है, आज से नहीं, ये डिकेड से बना हुआ, 20-30 सालों से भी ज़्यादा ये बना हुआ है। 80-90 के दशक के बाद से और 2000 के बाद इसका एक जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है वो बढ़ता चला गया है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें सबसे जो अच्छी तकनीक है वो है हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई। इस खेत में हमने हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई की हुई है। और इसमें आप देखेंगे कि जो रेजिड्यूज हैं ये सरफेस के ऊपर रिटेन हो गए हैं। इसके जो धान की हार्वेस्टिंग की गई है वो एसएमएस वाले कंबाइन हार्वेस्टर से की गई है। एसएमएस वाला क्या करता है कि ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो रेजिड्यू होते हैं उनको खेत में बिखरा देता है और ये ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। अब हैप्पी सीडर इसमें अवशेषों के अंदर ही बिजाई कर देता है और ये एक मल्च के तौर पे ऊपर रिटेन रह जाते हैं, क्योंकि मल्चिंग भी प्राकृतिक खेती का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें अब मंडूसी जर्मिनेट नहीं करती है और इसका बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इससे भी अच्छा इसमें क्या है कि अगर कंबाइन हार्वेस्टिंग के बाद एक बार आप कटर प्रयोग कर देते हैं, जिससे घास की कटाई करते हैं लांस की, तो उससे बीच में जहां अवशेष नहीं आए हैं तो उसमें यूनिफॉर्म तरीके से सारे खेत में अवशेष फैल जाते हैं और उसमें मंडूसी की क्या किसी भी खरपतवार की समस्या नहीं रहती है और एक बहुत अच्छा वीड कंट्रोल आ जाता है और बगैर दवाई के ही वीड कंट्रोल हमें मिल जाता है। तो दूसरा इसका बहुत अच्छा तरीका वीड कंट्रोल का क्या है, वो है क्रॉप रोटेशन। अब इसमें आप देखेंगे कि साइड वाले खेत में बरसीम की बिजाई की हुई है, इसमें क्रॉप रोटेशन आ जाता है और जो मंडूसी का बीज होता है इस सीज़न में गेहूँ ना होने की वजह से सारा नष्ट हो जाता है और उसमें आगे बीज नहीं बनता है। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि मंडूसी का बीज खेत में 1 साल के लिए ही जिंदा रहता है। इस पे मैंने 40-50 एक्सपेरिमेंट किए बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट पे। अगर आप मंडूसी के बीज को लैब में रखते हैं तो लैब में ये 7-8 सालों तक भी जिंदा रह सकता है। लेकिन खेत में कई तरह की सिचुएशन ऐसी होती हैं कि इसका जो विगर है वो भी कम हो जाता है, इसकी जो रेडिकल और प्लूमुल की ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, जर्मिनेशन भी कम हो जाती है। इसका मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब खेत में मंडूसी का बीज पड़ा रहता है
तो उसका कितना विगर कम होता है और उसका फिर किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 2 विधियां मैंने बताई अभी तक आपको। एक तो क्रॉप रोटेशन जो बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने बताया कि 1 साल है इसकी वायबिलिटी खेत के अंदर। वो क्यों है इससे भी सिद्ध होती है कि जैसे ये हमने बरसीम की फसल ली है, बरसीम की फसल के बाद अगले साल इसमें पूरी तरह से 100% फेलेरिस माइनर का कंट्रोल हो जाएगा, मंडूसी का कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी मंडूसी का सीड बैंक था इस खेत में वो सारा नष्ट हो चुका होता है, या तो वो जम चुका होता है या उसमें डिके होकर के उसका विगर खत्म हो चुका होता है। अब मैं तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए बात बताऊंगा कि इसका कंट्रोल आप धान के सीजन से शुरू करें, क्योंकि जब धान इसके लिए एक तरह से मुख्य रूप से जिम्मेदार है इसको जिंदा रखने के लिए। जब ज़मीन में मंडूसी का बीज गिर जाता है तो वो ज़मीन में जब पड़ा रहता है तो धान की फसल बीच में आ जाती है। अब हमें इसकी जो स्टिमुलाई हैं, इसकी जो वीकनेसेस हैं, इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो बायोलॉजी से ही इसकी स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चल पाता है। तो इसमें हमारी स्टडी जो क्रॉप प्रोटेक्शन में और वीड टेक्नोलॉजी हमारे रिसर्च पेपर छपे हैं, तो उसमें इस तरह के हमने एक्सपेरिमेंट किए जिसमें धान के मैनेजमेंट से फेलेरिस माइनर का कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि सीड बैंक वहीं खेत में ही है। तो उसमें क्या किया कि धान की रोपाई से पहले हम खेत में पडलिंग करते हैं, कद्दू करते हैं, उसके पाड़े काटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मंडूसी का बीज होता है इसमें 2 सिचुएशन हमने की। एक तो अगर खेत लेवल है और दूसरी अगर खेत लेवल नहीं है तो, क्योंकि जो धान और गेहूं के खेत होते हैं इनमें आम तौर पे लेवलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और ख़ास तौर पे चारों कोणों में इसमें एक लेवलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और उसमें ज़्यादा पानी भरता है। जब हम पडलिंग के लिए पानी भरते हैं तो ऊंचा नीचा हो जाता है कोणों के आसपास। तो उसमें क्या देखते हैं हम, जब खेत में ऐसा हमने देखा है कि 8-8, 10-10 इंच, 12-12 इंच तक भी पानी खड़ा हो जाता है खेत में, कहीं कहीं उसमें मिट्टी भी दिखती है। तो उसमें क्या होता है, जो खेत जितना ज़्यादा अनलेवल होगा उसमें जितने ज़्यादा हम पडलिंग करेंगे, जितने ज़्यादा हम पाड़े काटेंगे, वो बीज हल्का है मंडूसी का। क्या सभी खरपतवारों का बीज बहुत हल्का होता है, गेहूं वाले, चाहे वो बाथू का, मेथी का, सेंजी का, जो भी है मंडूसी का, वो बहुत हल्के होते हैं। और जब हम उसमें पानी देते हैं, पानी ज़्यादा खड़ा कर देते हैं, फिर उसमें पाड़े काटते हैं तो उसमें जहल लगती हैं पानी की। उसमें हल्का बीज होने के कारण, क्योंकि इसका जो 1000 सीड वेट है वो लगभग 1.5 ग्राम है, जबकि गेहूं का 40 से 50 ग्राम होता है। तो इसका जो हल्का बीज है वो सीविंग इफेक्ट से ऊपर आ जाता है। जितना हम उसमें पानी ज़्यादा हुआ खेत में, जितना खेत अनलेवल्ड होगा तो उसमें जो पानी है, पानी की एक्शन की वजह से वो ऊपर की तरफ खींच के आ जाता है। तो हमने ये देखा है कि एक्सपेरिमेंट्स में जो ऊपर की 2 मिलीमीटर सतह होती है उसमें लगभग 10% बीज आ जाता है अगर खेत अनलेवल्ड है तो, और नीचे की 1 इंच लेयर 2.5 सेंटीमीटर में वो बीज 50 से 60% तक आ जाता है अगर ज़्यादा पानी में अनलेवल्ड खेत में हम पडलिंग करते हैं तो। और अगर लेवल्ड फील्ड में हम पडलिंग करते हैं तो उसमें गारा बन जाती है। गारा का मतलब ये है कि उसमें बीज ऊपर से नीचे चला जाता है, और इसका एक एडवांटेज ये है कि छोटा बीज होने के कारण ये ज़्यादा गहराई से निकल नहीं पाता, जम नहीं पाता है, इसके अंदर फूड रिजर्व ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम इसको 1 इंच से नीचे बीज को उतार दें तो इसकी जर्मिनेशन बहुत कम हो जाती है, और इसका कंट्रोल काफ़ी हद तक 50 से 60% तक यहीं मिल जाता है हमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर खेत लेवल्ड है तो ऊपर की 1 इंच लेयर में लगभग 20% बीज रहता है, और अगर खेत अनलेवल्ड है तो उसमें 50 से 60% बीज ऊपर की 2.5 सेंटीमीटर में ही आ जाता है, और इसका जो जमने की डेप्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच है। 2.5 से और 4 इंच तक कोई पौधा जम पाता है, तो लगभग 2.5 से और 4 सेंटीमीटर तक। तो इसमें 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से इसकी लगभग 80 से 90% इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। तो इस तरह से हम खेत का मैनेजमेंट करके पडलिंग के टाइम पे खेत को लेवल करके अगर हम पडलिंग करेंगे तो इसका कंट्रोल नेचुरली 50 से 60% हो जाता है। और अगर हमारा खेत लेवल्ड है उसमें हम जितनी पडलिंग बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि 2 बार पाड़े काटे, अगर 4 बार पाड़े काटेंगे
और खेत लेवल्ड है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो उसमें गारा ऊपर नीचे होगी तो बीज 1 इंच से नीचे चला जाएगा। अगर खेत अनलेवल्ड है उसमें हम पडलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, यानी कि 2 बार की बजाय 4 बार काटते हैं, तो जितनी बार हम पडलिंग बढ़ाते चले जाएंगे उसमें उतना ही बीज ऊपर आता चला जाएगा। यानी कि अगर पानी कम है, खेत लेवल्ड है, तो वही बीज नीचे चला जाता है, और खेत अगर अनलेवल्ड है, पानी ज़्यादा है, उसमें पाड़े काटते हैं तो उसमें मैक्सिमम बीज ऊपर आ जाता है। जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि कई खेतों में जहाँ तापड़ की बिजाई की जाती है, जो खेत अनलेवल्ड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीड्स आ जाते हैं, लेकिन जो खेत लेवल्ड हैं उनमें जो तापड़ की बिजाई हमेशा ही कामयाब रहती है, उसमें वीड्स भी कम आते हैं। तो इस तरह से दूसरा ये है। और इसका जो 2 मैंने पहले बताया आपको, एपीसीडर की बिजाई, क्रॉप रोटेशन, एक जो पडलिंग धान के समय पे हम करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर थोड़ी अगेती बिजाई कर देते हैं, अक्टूबर सोइंग कर देते हैं, उसमें भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। 5वां पॉइंट, इसमें अगर खेत में पौधों की पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन या जमाव सही है तो उसमें भी आपकी 40 से 50% मंडूसी कंट्रोल हो जाती है। मंडूसी खेत में कहाँ ज़्यादा आती है? जहाँ खेत में जमाव कम होता है, जहाँ खेत में पुअर जर्मिनेशन के पैच होते हैं, वहाँ मंडूसी कंट्रोल में ही नहीं आती है। और रीजनरेशन भी जब आप हर्बिसाइड डालते हैं तो उन्हीं पैचेज में ज़्यादा मिलती है। इसके अतिरिक्त जब आप गेहूँ की बिजाई करते हैं और घर का बीज प्रयोग करते हैं तो उसमें बीज को छान लें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, कोल में रहते मैंने एक्सपेरिमेंट किए, किसानों के खेतों पे देखा, जिन खेतों में बरसीम थी पिछले सीजन में, जिन खेतों में सूरजमुखी थी खेतों में, जिन खेतों में गन्ना था पिछले खेतों में, या सब्जियां थी पिछले सीजन में, तो उनमें भी अगले सीजन में मंडूसी आई हुई थी। जब मैं उन किसानों के घर पे गया अगले सीजन में, तो उनके खेतों में जब मैं गया तो उसमें मंडूसी आई हुई थी, काफ़ी आई हुई थी कई खेतों में। तो मैं इससे यह कंक्लूजन निकला मेरे दिमाग में कि इनके खेतों में बरसीम होने के बाद या सूरजमुखी होने के बाद या गन्ना होने के बाद आगे मंडूसी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं उनके घर गया तो उनका, जब मैंने जो बीज बोया था वो मंगवाया और उसको छान के उनको सामने दिखाया तो उसमें मंडूसी भरी हुई थी, काफ़ी सीड उसमें मिले मेरे को। तो कई किसानों के यहाँ जा करके मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो जो बीज है आपका उसको छान के बोएं, खासतौर पे अगर घर का बीज है। दूसरा क्या है कि बीज को बरसा के बोएं, जो फर्राटा पंखा होता है, मोटा बीज सेलेक्ट करें आप, या तो मोटे जो पेनिकल्स हैं, हेल्दी सीड आप सेलेक्ट करें इसमें, या जो फर्राटे वाला पंखा होता है उसके आगे बरसा के जो मोटा बीज होता है वो सेलेक्ट करें। वो बीज एकदम से जर्मिनेशन होकर आएगा, एकदम से ग्रोथ पकड़ेगा, और जितनी जल्दी ग्रोथ पकड़ेगा उतना ही प्रकाश ज़मीन पर कम पड़ेगा और उतना ही उसी से आपका जर्मिनेशन कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों और भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, और उनमें ये पाया कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनका मंडूसी के ऊपर साफ तौर पर एलिलो केमिकल इफेक्ट होता है। 40% से 100% तक अलग अलग कंसंट्रेशन में ये हमने कंट्रोल मिला है। अब इसे ये क्यों हुआ है, जो रेजिस्टेंस क्यों आया है, एक रीज़न इसका ये भी रहा है कि हमने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खेत में होने ही नहीं दिया। क्योंकि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा केमिकल 2,4-D आ गया था, और 2,4-D से हमने चौड़ी पत्ती वालों को खेत में होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मंडूसी को खुला मैदान मिल गया और उसका एक जो इन्फेस्टेशन थी बढ़ती चली गई और रेजिस्टेंस भी डेवलप होता चला गया। अब इसमें मैं और दिखाऊंगा आपको कि मेथड ऑफ सोइंग। ये जो खेत है इसमें हैप्पी सुपर सीडर से बिजाई की गई है। इस खेत में सुपर सीडर से बिजाई की गई है, इसमें हैप्पी सीडर से बिजाई की गई है। अब हैप्पी सीडर के में ऊपर अवशेष पड़े हुए हैं, तो इसमें मंडूसी की समस्या नहीं आएगी, आपको दवाई की डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें जब आप ऊपर अवशेष नहीं हैं तो इसमें मंडूसी की और सभी खरपतवारों की समस्या पूरी तरीके से आएगी। तो इसमें इस तरह से 5-6 चीज़ें मैंने जो बताई हैं आपकी, तो इनको अगर ध्यान में रखा जाए तो मंडूसी का काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।